जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से प्रोग्राम बदलता दौर लेके हाजिर हूँ। आज हम बदलता दौर में एक बार फिर से डायरेक्ट टॉक विद दानिश करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम एक स्पेशल पर्सनैलिटी से मिलाएंगे और उनसे कुछ तीखे सवाल भी पूछेंगे और उनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे और उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में भी जानेंगे। आज की पर्सनैलिटी, एक लंबे अरसे से आप लोग मुझे लिख रहे हैं कि उनसे भी मुखातिब करवाया जाए और आज हमने उनसे टाइम लिया है। होपफुली आज बहुत सारी क्वेरीज को वो सॉर्ट आउट करेंगे। और हमारे साथ के जानी मानी हस्ती हैं जो बीपीए के डायरेक्टर हैं, भूषण पुनानी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू जी। भूषण सर, सबसे पहले हम आज आपसे पहले शो की बिगिनिंग में आपसे एक प्रॉमिस चाहूंगा कि आप मेरे साथ यू विल बी एज डायरेक्ट एज यू कैन बी। राइट है, डेफिनेटली। ओके, तो सबसे पहले कुछ लोगों को बीपीए को लेके कंफ्यूजन है। इज इट ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इज इट ए एनजीओ? थोड़ा सा बीपीए के बारे में बताएं। या बीपीए एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक एनजीओ है किसी भी और संस्था की तरह, जो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर की हुई है। और ये अपने आप में एक बहुत ही वेल नोन पब्लिक चैरिटी है और एक प्योर एनजीओ है जी। भूषण सर, थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। डिसेबिलिटी सेक्टर में आपका कैसे आना हुआ और आप इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जैसे आपने बताया कि मैं भूषण पुनानी, अंजन मंडल, जो ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन का गुजराती नाम है, उसका मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ। और 1979 में मैंने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ज्वाइन किया था। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से पीजीपी करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद यहाँ पर ज्वाइन किया। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन में डॉक्टरेट भी किया, लॉ भी, एलएलबी भी किया, और हाइफा यूनिवर्सिटी इजराइल में वोकेशनल रिहैबिलिटेशन पर मैंने डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन भी किया। ये सब मैंने यहाँ जॉब करने के साथ साथ किया। और हमारी संस्था अंधजन मंडल ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन देश की विकलांगता क्षेत्र की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा नाम तो ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन है, लेकिन ये संस्था हर एक प्रकार के विकलांगता के लिए कार्य करती है और बहुत लार्ज स्केल पर कार्य करती है। और हमारे जो बड़े कॉन्सेप्ट जो बहुत ही पॉपुलर हुए हैं, उसमें कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन और उसके साथ साथ वर्क फॉर द डेफ ब्लाइंड, वर्क फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटीज, मेंटल इलनेस। एंड हमारा जो बहुत ही स्टार प्रोजेक्ट है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, वो है स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसमें हम लोग 3 तरह के कोर्सेज चलाते हैं। और ये संस्था लाइफ साइकिल अप्रोच पर काम करती है। एक छोटे अर्ली इंटरवेंशन से लेकर अपने टू द सीनियर सिटीजन हम लोग एजुकेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, सपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, मेडिकल इंटरवेंशन, हेल्थ, प्रिवेंशन, क्योर, इन सभी एरियाज में कार्य करते हैं। और एक संस्था जो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एजुकेशन ऑफ पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसको हम शॉर्ट में ICEVI कहते हैं, मैं उसका भी वेस्ट एशिया का चेयरपर्सन हूँ। और ये वर्ल्ड की एक जो वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के साथ मिलकर कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो नेत्रहीनों की शिक्षा को समर्पित है। जी हाँ लिसनर्स, आप सुन रहे हैं बदलता दौर डायरेक्ट टॉक विद दानिश। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज हमारी बात हो रही है बीपीए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भूषण पुनानी जी से, और बातचीत का सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक और लौट के आते हैं। मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की, जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है, उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते।
जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर। तो सुनना मत भूलें बदलता दौर, मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। भूषण सर, फिर मेरा सवाल ये रह गया कि आपको कैसे डिसेबिलिटी में आना हुआ? क्या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने आपको डिसेबिलिटी की ओर मोड़ा? क्योंकि आप डिसेबल नहीं है, एक सामान्य सोसाइटी से आते हैं और एक पैशन के साथ काम करते हैं और एक बहुत गुजरात की सबसे बड़ी, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एनजीओ यू आर रनिंग, नॉट इन गुजरात बट आपके प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, जैसे मैंने बताया, और नेशनली हर जगह पे आप जाते हैं और कई काम कर रहे हैं। तो आपको कैसे मूव हुआ डिसेबिलिटी सेक्टर में आना? एक्चुअली मैं जब पीजीपी कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तभी मेरे को एक विचार है कि अपनी जो नॉलेज होती है, शिक्षा होती है, उसको केवल व्यक्ति अपने विकास के लिए नहीं, अपनी जीविका उपार्जन के लिए नहीं, इसका उपयोग किसी समाज के ऐसे तबक्के के लिए भी किया जा सकता है कि जिसमें विकास हो, और जो एक अनकन्वेंशनल काम हो मैनेजमेंट ग्रेजुएट के लिए, कि जिसमें हम लोग जाकर मानवता के साथ, विकास के साथ कई नए कार्य में जुड़े। तो क्या मैनेजमेंट एजुकेशन इस कार्य, ऐसे कार्य में उपयोग की जा सकती है? तो एक नया विचार था, क्योंकि मैं बेसिकली हरियाणा से हूं, जो पहले पंजाब का हिस्सा था, और मैंने वहां पर भी काफी गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन और लाचारी देखी। मुझे लगा, और मेरे पिताजी एक बहुत ही जाने पहचाने समाज सेवक थे, भगत चेलाराम जी, जो हरियाणा में खासकर हिसार डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही जाने पहचाने थे, और वो हमेशा समाज सेवा के लिए पार्टीशन के बाद कार्यरत थे। तो उनको मैंने देखा था कि वो सब कुछ होने के बावजूद भी एक समाज सेवा में समर्पित थे, और उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम भी कोई ऐसा कार्य करें कि जो समाज के एक ऐसे वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है कि जो एक विकास के और उनको लेके जा सके। तो जब मैं यहाँ स्टूडेंट था, तो हमारे कैंपस के सामने ही ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन अंजन मंडल का कैंपस है, और इनको एक ग्रांट मिली थी सीबीएम जर्मनी की ओर से कि यदि वो किसी मैनेजमेंट ग्रेजुएट को अपॉइंट करेंगे तो उसका जो पूरी तनख्वाह, जो खर्च है, वो सीबीएम जर्मनी देगा। तो उनको एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट की जरूरत थी, और मुझे एक ऐसी संस्था, ऐसे एक अवसर की जरूरत थी कि जहां पर मैं कुछ विकास का कार्य कर सकूं। तो मैं मानता हूं कि दोनों के लिए एक सही अवसर था, तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया। और मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि तभी मेरा विचार था कि मैं 2 साल के लिए कार्य करूंगा। यदि कार्य अच्छा लगा और लगा कि नहीं, यहाँ पर कार्य में संतोष मिलता है और एक अच्छा और चैलेंजिंग काम है जिसके परिणाम भी आ रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। यदि नहीं हुआ तो फिर मैं वापस मेरे जो प्रोफेशनल फील्ड है डेयरी डेवलपमेंट का, उसमें वापस चला जाऊंगा। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि ये संस्था बहुत ही अच्छे लोग चला रहे थे। डॉक्टर जगदीश पटेल जो मेरे बॉस थे, अरविंद लाल भाई जो लाल भाई ग्रुप के चेयरमैन थे, उसके बाद नंदी बहन मुंशा, भद्रा बहन सत्या, ये सभी समर्पित सोशल वर्कर थे। और संस्था ने डे 1 से काफी विकास किया। हम लोगों ने काफी नए नए एक अंजाम, नई मंजिल तक जाने की कोशिश की, और संस्था विकास करती गई। और जो 2 साल का जो सोचने का था, 2 साल कभी पूरे नहीं हुए, और मैं संस्था के साथ जुड़ा रहा। संस्था भी ग्रो करती गई, विचार भी ग्रो करते गए, और आज देश में हम चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करते रहें अपनी पूरी लाइफ जैसे आप कर रहे हैं। आपने बहुत ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जिसका बहुत बेनिफिट मिला है। सर, अभी बात करते हैं जो आप कॉन्फ्रेंस, एक जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन विद फॉर द पर्सन विद ब्लाइंडनेस, उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको सहयोग कर रही हैं, और 12-13 मार्च को जो अभी आप करवा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि पहली बार विश्व की जो 2 बड़ी संस्थाएं हैं नेत्र से जुड़ी, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन, उसकी जो एशियन ब्लाइंड यूनियन है जो एशिया का कार्य देखती है, और इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन ऑफ पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट ICVI, जो शिक्षा के साथ जुड़ी हुई है। अभी 2 संस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मिलकर कार्य करना शुरू किया है। अब इनकी जो 4 वर्षीय जो कॉन्फ्रेंस होती है वो भी ज्वाइंट होती है, बैंकॉक में हुई, नेक्स्ट ऑरलैंडो अमेरिका में होने वाली है। तो हमको विचार है कि क्यों ना हम लोग एशिया लेवल पर मिलकर काम करें। तो पहली बार है कि एशियन ब्लाइंड यूनियन की जो ब्लाइंड यूनियन का एक हिस्सा है और ICVI मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और मुझे बताते बहुत खुशी होती है कि लगभग सभी बड़ी संस्थाएं जो देश में इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि सेंस इंटरनेशनल इंडिया,
CBM, साइट सेवर, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल इसमें जुड़ी हैं और इन सब संस्थाओं ने मिलकर सहयोग दिया है और आज हम लोग इन संस्थाओं के सहयोग के साथ और लिलियन फॉन्ड्स का जन विकास समिति है, NAB साबरकांठा ब्रांच है और श्री प्रकाश में मंकोड़ी की संस्था है, ये सब संस्थाएं मिलकर हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस को रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मान्यता दी है। 150 व्यक्तियों को CRE कोर्स का स्टेटस दिया गया है और ये कॉन्फ्रेंस 11, 12, 13 मार्च को अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन की जो अटीरा के पास है वहां पर होने जा रही है। और इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मेक इट हैपन, कि क्या हम समाज को एक सम्मिलित समाज की ओर ले जा सकते हैं। हमारी जो नेत्रहीनता की जो सेवाएं हैं उनको इंक्लूसिव रूप से कैसे डेवलप किया जाए, इस पर हम लोग 3 दिन बैठकर चर्चा करेंगे, विचार गोष्ठी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज कॉन्फ्रेंस है और मिस्टर कॉलिन लो कि जो ICVI के प्रेसिडेंट है वो स्पेशल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट करने के लिए 11 तारीख को आ रहे हैं। डॉक्टर AK मित्तल जो वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के ट्रेजरर हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। मिस्टर संतोष रुंगटा जो एशियन ब्लाइंड यूनियन के चेयरपर्सन है वो भी आ रहे हैं और मिस्टर भास्कर मेहता जो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के नए प्रेसिडेंट है और उनके सेक्रेटरी जनरल SK सिंह वो सभी हाजिर रहने वाले हैं। और मिस्टर पिंचा जिसको आप सभी लोग जानते हैं, हमारे चीफ कमिश्नर थे, वो भी 3 दिन इस कॉन्फ्रेंस में अवेलेबल रहेंगे। मिस्टर मुकेश जैन जो भारत सरकार के विकलांगता विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो भी 12 तारीख को सेशन चेयर करेंगे, 11 को डिनर के लिए अवेलेबल रहेंगे। और इसमें समाज का काफी सहयोग मिला है और लगभग 400 पार्टिसिपेंट्स कंफर्म हो चुके हैं और ये पहली कॉन्फ्रेंस है जिसमें लगभग 60 लोगों को मना करना पड़ा कि हमारा कॉन्फ्रेंस फुल हो गया है और हमने 7 दिन पहले से इसका बुकिंग बंद कर दिया है। और देश की सभी बड़ी संस्थाएं जैसे मैंने बोला CBM, साइट सेवर, NAB, NFB, AICB सब इसमें जुड़ी है जी। और बिल्कुल रेडियो उड़ान के माध्यम से मैंने तमाम जितनी पर्सनैलिटीज आप इंडिया में चाहे कि मित्तल, पिंचा सर, मुकेश जैन, सबको मैंने रेडियो उड़ान पे मुखातिब करवाया है डायरेक्ट टॉक में और आज हमें आपसे भी सौभाग्य मिला है बात करने का। सर रिसेंटली एक ट्रेंड चला है कॉन्फ्रेंसेस का, मैं आपकी विजन यहाँ पे जानना चाहता हूँ। हाल ही में हमने ASTEM कॉन्फ्रेंस को कवर किया, हमने अभी टेक्सचर की कॉन्फ्रेंस को कवर किया जहाँ पे हम रेडियो पार्टनर भी थे। उसके अलावा कुछ छोटे और बड़े स्तर की तमाम कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। अब कुछ लोगों से मैंने वहां पर बात की तो एक मिक्स सा व्यू पॉइंट सामने आ रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि कॉन्फ्रेंस बहुत हेल्दी चीज है, इससे बहुत कुछ निकल के आता है, और कई लोगों का ये मानना है कि आजकल जो कॉन्फ्रेंस में एक नया ट्रेंड चला है अपनी अपनी NGO को प्रमोट करना। लोग जो डाइल्यूट हो जाते हैं मुद्दे से, थीम से, और अपनी NGO की बड़ाई जब प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको आपकी जो विजन है कॉन्फ्रेंसेस को लेके क्या है? देखिए, पहली बात तो यह कि जो ICVI एशियन ब्लाइंड यूनियन जो इस कॉन्फ्रेंस को अरेंज कर रही हैं बहुत ही नामी संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय कक्षा पर काम करते हैं, उनको प्रमोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 2 संस्थाएं जो इसको होस्ट कर रही हैं, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, वो भी बहुत जानी पहचानी संस्थाएं हैं। और जो संस्थाएं सपोर्ट कर रही हैं, सेंस इंटरनेशनल, NAB, वो भी काफी, ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल, काफी नामी संस्थाएं हैं। क्योंकि हमारा सौभाग्य क्या है कि हमारी ये 4थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। 3 हम लोग अहमदाबाद में और 1 दिल्ली में कर चुके हैं। और हमारा जो ICVI है एक बहुत ही प्रोफेशनल व्यक्तियों की एक संस्था है और इसका उद्देश्य होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जहां पर देश के विदेश के जाने पहचाने एक्सपर्ट आ सके। फॉर एग्जांपल CBM है तो उसके डायरेक्टर सारा वर्गीस खुद आने वाली है, मिनिस्ट्री है तो उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी खुद आने वाले हैं मुकेश जैन जी, जैसे साइट सेवर है तो उसके डेप्यूटी डायरेक्टर प्रसन्न कुमार जी आने वाले हैं, NAB है तो इसके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल दोनों आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ BPA तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि बहुत एक सफल और बहुत ही एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्रमोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग जो प्रमोट करना चाहते हैं वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। हम चाहते हैं कि हमारे जो नेत्रहीन भाई बहन हैं
उनको वो सभी अधिकार, सभी अवसर मिलने चाहिए जो किसी और व्यक्ति को मिलते हैं। वो शिक्षा हो, तालीम हो, पुनर्वास हो, अथवा कोई भी जीवन का पहलू हो, उसमें उनके अधिकार, उनको सम्मिलित समाज का एक अवसर मिलना चाहिए। और इसको प्रमोट करने के लिए जरूरी है कि एक्सपर्ट्स को साथ लाया जाए, संस्थाओं को साथ लाया जाए। और मुझे विश्वास है, क्योंकि जो स्पीकर्स आ रहे हैं, यदि उनमें मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, मैंने जैसे बताया, पिंचा जी हैं, सारा वर्गीश है, मुकेश कुमार जी हैं, संपदा जी हैं, एलिजाबेथ हैं साइड सेवर जो पहले काम करती थी, अभी मिशन फॉर विजन के लिए कार्य करती हैं। लो विजन के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, रिया काउंसिल के एरिया चेयरपर्सन आ रहे हैं। ये सभी लोग बहुत ही जाने पहचाने हैं और इसलिए आ रहे हैं कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एक अच्छा वातावरण दिया जा रहा है कि जहां पर ये सब लोग बैठकर, और हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में ब्लाइंडनेस के साथ साथ डेफ ब्लाइंडनेस पर भी फोकस करने वाले हैं। और डेफ ब्लाइंडनेस जो एक नया विषय है जिसके लिए बहुत काम इंडिया में सेंस इंटरनेशनल ने किया है, उस पर भी फोकस किया जाएगा। और नए तीनों के विकलांग के अधिकार, पूरा एक सेशन उस पर दिया जा रहा है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे कल्पेश, ऑनरेबल जस्टिस कल्पेश जवेरी की जो गुजरात हाई कोर्ट के बहुत ही जाने माने जज हैं, वो शासिक जज हैं, वो इसमें पूरा सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। मिस्टर मोहित शाह की जो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं मुंबई हाई कोर्ट के, वो भी इस सेशन में आने वाले हैं। मॉरिशस के एक मंत्री भी आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि जहां पर सीबीएम, साइड सेवर, रिएप काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, एनएबी वगैरह सब मिलकर एक ही प्रयास करें कि हमको इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे लाना है, हमको ऐसे समाज की रचना कैसे करनी है। और मिस्टर अमर मैक्रेन जो लेबनान से आ रहे हैं, वो एशियन ब्लाइंड यूनियन के पहले प्रेसिडेंट थे। मैडम अलोका गुआ की जो नेशनल ट्रस्ट की चेयरपर्सन थी, वो भी आ रही हैं। और काफी विकलांग व्यक्ति खुद, जो खुद नेत्रहीन है, काफी बड़े सेशन इसमें, जैसे संतोष रूंगटा जी है और केंद्री देसाई है, ये सभी मिलकर सेशन ले रहे हैं। तो इनके ये क्या सिद्ध करता है कि ये व्यक्तियों की अपनी कॉन्फ्रेंस है, देश के सबसे लोगों की कॉन्फ्रेंस है। तो इसमें सब मिलकर इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, डॉक्टर मानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आईसीवीआई के, नंदिनी रावल जो ट्रेजरर है, वो सभी मिलकर कॉलिन लोग के साथ लगभग पूरी उनकी इंटरनेशनल बॉडी यहाँ पर हाजिर रहने वाली है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन इंटरनेशनल लोग भी आ रहे हैं। यदि ऐसे लोगों का जब एक समूह होता है, डॉक्टर मानी, डॉक्टर जेपी सिंह, डॉक्टर एसआर मित्तल, डॉक्टर एके मित्तल, डॉक्टर मिस्टर संतोष रूंगटा, ये सभी ऐसे लोग हैं। मिस्टर हिमांशु दास, प्रमोशन की जरूरत नहीं है, हिमांशु दास है, डिपमेंट के डायरेक्टर है। हाँ, ये सभी ऐसे लोग हैं कि जो ऑलरेडी, नंदिता सरन है, दिनेश राणा है, ये सभी ऐसे लेवल पर काम कर चुके हैं कि जो शायद प्रमोशन जरूरत नहीं है। तो हमारी संस्था ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन, हम भी कहेंगे सर कि आप हमें भी इसकी रिकॉर्डिंग दे, ताकि हम जो देशों विदेशों में हमारे लिसनर्स हैं, मैं तो आपको कहूंगा कि आप यदि व्यवस्था करें तो आप इसको लाइव टेलीकास्ट भी कर सकते हैं। लाइव तो मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया, आप बता रहे हैं। और हम इसको रिकॉर्डिंग से अगर आप प्रोवाइड करवाएं तो जरूर, हमारे पास 20,000 लिसनर है मंथली 120 कंट्रीज में, तो हम चाहेंगे अगर आप प्रोवाइड करवाएं तो हम इस लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। नहीं, आप कहो तो मेरे वहां पूरी रिकॉर्डिंग टीम है। यदि आपको लगता हो कि मैं रिकॉर्डिंग तो आपको चाहिए, तो क्योंकि हम लोग इसको इंटरनेट पर लाइव करने वाले हैं, ये पूरी कॉन्फ्रेंस इंटरनेट पर लाइव आने वाली है, तो उसका अरेंजमेंट हो गया है। और आपको यदि कोई इसमें एक्सपर्ट की प्रॉब्लम हो तो मैं अरेंज कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, हम इससे सोच सकते हैं जी, ताकि हमारा भी यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे लिसनर्स तक पहुंचे। जी हाँ लिसनर्स, आप सुन रहे हैं बदलता दौर डायरेक्ट टॉक विद दानिश। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज हमारी बात हो रही है बीपीए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भूषण पुनानी जी से, और बातचीत का सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक और लौट के आते हैं। मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया
ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। जिंदगी में एक लंबा संघर्ष और फिर कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, रेडियो उड़ान की इस स्पेशल पेशकश में मिलवाएंगे हम आपको ऐसी ही कुछ पर्सनालिटीज से जिन्होंने जिंदगी में बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो सुनना ना भूलिएगा प्रोग्राम एक मुलाकात हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक और रीवेबकास्ट हर शनिवार दोपहर 4 से 5 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग। सर अब मैं थोड़े से तीखे सवालों पर आऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को गुजरात से ही कुछ क्वेश्चंस आए हैं। जैसे ही लोगों को पता लगा भूषण सर शो में आ रहे हैं तो काफी मुझे मेल्स आनी शुरू हुई, तो मैं थोड़ा सा सिलसिला शुरू करता हूं उन क्वेश्चंस का। हाँ जी। आप पर एक आरोप लगता आ रहा है कि भूषण सर की गवर्नमेंट के साथ बहुत तालमेल है, जिसके कारण बहुत सारे पॉजिटिव काम होते हैं और बहुत सारे कामों में हमारा साथ नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गुजरात गवर्नमेंट की एक जो रिक्रूटिंग प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जो है विद्या सहायक योजना। हाँ जी, हाँ जी। उसमें विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को नहीं लिया जाता, वो उसमें पार्शली लोगों को लिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और आपकी जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हाँ जी, हाँ जी, MS मिस संगीता जी, उनका हाँ भी जी। ये कहना है कि ये रिजर्वेशन जो है लो विजन लोगों के लिए है, ब्लाइंड के लिए नहीं है। सिर्फ हाँ जब इलेक्शन थे 14 में तो हमने देखा मोदी जी ने टीचर्स की जॉब दी थी टोटली ब्लाइंड लोगों को भी, लेकिन हाँ जी। उससे पहले और उसके बाद फिर से उन्होंने इस पे रोल बैक कर लिया और हाँ एक जी। कौशिक कोठारी जी केस भी लड़ रहे हैं, तो इस पर हाँ जी। आपका सहयोग उन लोगों को नहीं मिला। जी एक्चुअली पहले तो जिसने भी सवाल पूछा है मैं उसका अभिवादन करना चाहूंगा कि उस व्यक्ति ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है और ये सब चिंता का विषय है, लेकिन उसमें एक करेक्शन है कि मैं जैसे बोल्ड सवाल है तो बोल्ड जवाब भी देना आवश्यक है। ये कहना कि हमारा सहयोग नहीं मिला है बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए हम सब ने मिलकर जो जुम्बेश उठाया है, जो हमने मेहनत की है, शायद कल्पना बाहर की बात है। हमने जाकर जो सेक्रेटरी से इतना फाइट किया है, हम लोग कोर्ट में गए हैं, सड़कों पर गए हैं, धरना किया है लाबुबे सुनाने के साथ, ये सब कुछ किया है, लेकिन हमारी निष्फलता इसलिए मिली है कि हम लोग हाई कोर्ट में भी इसमें सफल नहीं हुए। और एक ही करेक्शन है कि केवल टोटली ब्लाइंड को मना किया जाता है, जिनके पास थोड़ा भी विजन है उसको लिया जाता है। और दूसरा करेक्शन ये है कि 2012 तक जितने भी टोटली ब्लाइंड जिन्होंने विद्या सहायक में अप्लाई किया था, एग्जाम पास किया था कि नहीं किया था, अप्लाई किया था कि नहीं किया था, वो इस एडवोकेसी के द्वारा सभी 28 टोटली ब्लाइंड को भी विद्या सहायक में लिया गया था। ये जो केवल 2012 के बाद जो 7 व्यक्ति रह गए हैं जिन्होंने बाद में बीएड किया है, केवल उन्हीं की समस्या है। और ये कहना कि हमने साथ नहीं दिया है, कि गुजरात ने एक इतिहास रचा है कि नोटिफिकेशन विरुद्ध होने के बावजूद भी संस्था के, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी एनएबी गुजरात और सबने मिलकर किया। सभी के सभी टीचर्स जो बीएड थे और टोटली ब्लाइंड थे 2012 में सभी को लिया गया था। उसके बाद जिन्होंने बीएड किया है उन्हीं की समस्या है और इसके लिए ऑलरेडी हमारा संघर्ष तो जारी है। हम लोग ऑलरेडी संघर्ष प्रॉब्लम क्या है, पूरी स्टेट्स में ब्लाइंड को जॉब्स दी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दी है, यहाँ पर हाई कोर्ट में क्यों अप्रोच नहीं हो रहा, क्यों केस हम हार रहे हैं,
क्यों जो नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आ रहे? ये तो देखिए, हाई कोर्ट पर कमेंट करना जनरली उचित नहीं होता है, क्योंकि जब हमने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था, हमने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था, जो नोटिफिकेशन सेक्शन 32-33 के तहत किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है और दुख की बात है कि हाई कोर्ट ने भी उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बोला कि सरकार को ये सत्ता है कि इसमें नोटिफिकेशन इश्यू कर सकते हैं, तो हम कानून को तो चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिकार का जो सरकार का है, क्योंकि हाई कोर्ट में हर बार अपनी फेवर में केस जाए ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन फिर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि कानून में जाने का एक ही बड़ा ड्रॉबैक है कि जब तक जजमेंट नहीं आता है तो कार्य स्थगित हो जाता है, जबकि ब्यूरोक्रेसी लेवल पर एडवोकेसी करने से, जैसे 2012 में हुआ, काफी कामयाबी मिली। और मुझे पूरा विश्वास है कि केवल 7 व्यक्तियों की जो समस्या है, अभी हमारे पास केवल 7 ही नाम ऐसे हैं कि जो बीएड है और विद्या सहायक में जाना चाहते हैं। बाकी लोगों ने और बैंक में और नौकरियां प्राप्त कर ली है, तो उसके लिए संघर्ष जारी है। लेकिन और ये हमारा शॉकिंग संघर्ष नहीं जारी है। है। हम चलो हाई कोर्ट पे आप कहते हैं तो हम कमेंट नहीं, लेकिन ये शॉकिंग नहीं है जब पीडब्ल्यूडी एक्ट क्लियरली डिफाइन करता है, तो ये बेसिकली रिजर्वेशन तो ब्लाइंड के लिए है। तो नहीं, वो एक्चुअली क्लियरली डिफाइन तो नहीं करता है। जॉब आइडेंटिफिकेशन का सत्ता सरकार को दी गई है। लॉ कहता है कि इन द आइडेंटिफाइड पोस्ट, तो मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उस कानून को, मैं केवल हमारी कमजोरी बता रहा हूँ। उसमें कमजोरी क्या है, आप उसको थोड़ा, जिसने भी सवाल किया उसको मैं चाहूंगा कि थोड़ा फिर से जाकर सेक्शन 33 पढ़े। जो 1% रिजर्वेशन है उसमें एक ही जो बड़ा टेक्निकल मिस्टेक हुआ है, जो नए कानून में करेक्ट होगा, ब्लाइंड और लो विजन। उसमें जो 1% रिजर्वेशन है उसमें एक कानूनी बहुत बड़ी खामी है कि उन्होंने ब्लाइंड और लो विजन करने से सरकार को सत्ता मिल गई है कि वो टोटली ब्लाइंड को ले कि लो विजन को ले, ये वो कानून की खिलाफत नहीं होती है। और इसी एक शब्द के कारण, ब्लाइंड और के कारण हम लोग मार खा जाते हैं। और इसलिए आने वाले बिल में सुधार होगा आप कह रहे हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। जो नया कानून आ रहा है, मैं उसका भी मेंबर था ड्राफ्टिंग कमेटी का, और संतोष रुंगटा जी ने भी इसके लिए बहुत ही मेहनत की थी। काफी लोगों ने, लाबूभाई सुनानी ने की थी, पूरे देश में से काफी आया था रिप्रेजेंटेशन, और हमने बहुत जोर शोर के साथ ये स्वीकार करवाया कि ब्लाइंड और लो विजन नहीं चलेगा, ब्लाइंड एंड लो विजन चलेगा। और उसमें भी 0.5% फॉर द ब्लाइंड, 0.5% फॉर द लो विजन। ये कानून का मसौदा है जो ऑलरेडी राज्यसभा में पेंडिंग है। हम इनफैक्ट भगवान को प्रार्थना करें कि इस बार ये बिल राज्यसभा में आए, तो ये बिल आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि कोई भी कोर्ट है वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन एक कानून के खिलाफ नहीं जा सकती है। और ये कानून बनाने वालों की एक ओवरसाइट था कि जिन्होंने ब्लाइंड और लो विजन का उपयोग किया, जिससे हम लोग इसमें अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट है। कोई कहते हैं 2+1 को डिफाइन किया गया है, 2 टोटली ब्लाइंड और 1 लो विजन को। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। सर, अगला एक और सवाल आपके गुजरात से ही है। सेकेंडरी बोर्ड और हाई सेकेंडरी बोर्ड में जब एक जनरल बच्चा, जो नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, वो उसके पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए, 35, और एक डिसेबल को सिर्फ 20 चाहिए, तो क्या ये डिसेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं उनकी जो ग्रोथ में, प्रोग्रेस में एक बड़ी बाधा है? नहीं, एक्चुअली इसी चीज को आप थोड़ा पॉजिटिव भी ले सकते हैं। यदि आपके 20 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो कोई आपको फेल नहीं करता है, लेकिन जो लोग ये ऐसा सवाल उठाते हैं वो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। उनको भी थोड़ा सामूहिक सोचना पड़ेगा। जब ये मेंटली चैलेंज का सवाल आता है, ऑटिज्म का सवाल आता है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज का सवाल आता है, डेफ ब्लाइंड का सवाल आता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का सवाल आता है, इंटेलेक्चुअल, वहां पर बहुत लिमिटेड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के कारण इतने मार्क्स प्राप्त करना संभव नहीं होता है। और हमारा विडंबना है कि कुछ जॉब ऐसी होती है कि जो पासिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। काफी संघर्ष करने के बाद ये अचीव किया गया कि ऐसे व्यक्तियों को जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम है, यदि वो 20% मार्क्स भी लाते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, नाम के साथ देना चाहूंगा कि गणेश हमारा विद्यार्थी है कि जो ऑटिज्म का एक उसके ऑटिज्म की विकलांगता है। अभी वो आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो कुछ तो मार्क्स ला सकता है, लेकिन इतने मार्क्स नहीं ला सकता कि जो पास कर सके। ये पहली बार है गुजरात में कि गणेश ने सेकेंडरी बोर्ड में से हायर सेकेंडरी एग्जाम पास किया है, 12th पास किया है, उसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। अब ये एग्जाम पास करने के बाद वो व्यक्ति कंप्यूटर में
प्रवेश ले सकता है, क्योंकि कंप्यूटर की मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है, इसके लिए उसको अवसर मिला है। जो लोग ये कहते हैं कि 20 से, ये एक्चुअली इसी चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। कानून ये नहीं कहता कि आपके 20 मार्क्स ही आने चाहिए, ये कहता है यदि 20 आएंगे तो भी हम आपको इक्वलेंस देंगे। इसका मतलब ये है कि आप चाहो तो 100 में से 100 भी ला सकते हो, 80 भी ला सकते हो, उसमें कोई मना नहीं करता। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि जो उनकी नेचर और एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी, उनकी विकलांगता की जो उसका जो प्रकार है और विकलांगता का जो स्तर है, उसके कारण जो 20 मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको इक्वलेंस दिया गया है। मुझे ये आपने डाउट क्लियर किया। आई थिंक बहुत सारे जो ब्लाइंड होते हैं सिर्फ अपनी डिसेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, तो एक जनरल यही हमारा मकसद रहता है कि आप बुद्धिजीवी जब आते हैं तो बहुत सारे जो ऐसे डाउट होते हैं जो को आराम से डिस्पेल हो जाता है और लोग समझ लेते हैं, उनका ध्यान ही नहीं जाता उस और पहले। सर, एक और योजना है संकलित शिक्षण योजना, रूरल में जो सम्मिलित कहा जा रहा है। हाँ, सम्मिलित। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कितनी सक्सेसफुल हुई है गुजरात में? एक्चुअली गुजरात एक लीडिंग स्टेट है, कि गुजरात एक ही स्टेट था केरला और तमिलनाडु के साथ जहां पर ये योजना एनजीओ चलाती थी। और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि एक स्टेज में जब ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए लागू था 2008 से पहले, 40,000 विकलांग बच्चों को शिक्षा मिल रही थी। योजना कितनी कामयाब हुई है इसको थोड़ा विस्तार से देखना पड़ेगा। जहां तक बच्चों को आइडेंटिफाई करने का, स्कूल में ले जाने का, स्कूल में प्रवेश दिलाने का सवाल आता है, योजना बहुत ही कामयाब है। लेकिन कुछ क्वालिटी इश्यूज हैं कि इनकी जो बच्चों की क्वालिटी है और जो सिस्टम है उसमें थोड़ी खामियां हैं। जो क्लास टीचर इतना कोऑपरेट नहीं करता, हमारे टीचर्स जो ब्लाइंड को पढ़ाते हैं खुद को ब्रेल नहीं आता अथवा खुद को टेक्नोलॉजी नहीं आता, ऐसे इश्यू हैं। लेकिन जो प्राथमिक इश्यू है कि जो हमारे विकलांग बच्चे, नेत्रहीन बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते थे, इस योजना के कारण गुजरात में एक स्टेज में 45,000 बच्चे स्कूल में जाना शुरू किया। क्योंकि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर एग्जाम पास करो और सर्टिफिकेट लो। शिक्षा का मतलब ये भी है कि आपके स्कूल के वातावरण में आपको अवसर मिले, आप स्कूल के वातावरण में ग्रो करें। तो इस स्थिति में, इस रेस्पेक्ट में योजना बहुत ही कामयाब है और इसको लगभग गुजरात के हर एक डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। लेकिन एक समस्या आ गई कि 2009 में, 1 अप्रैल 2009 से जो ये जो स्कीम थी इसको बंद कर दिया गया और इसको केवल सेकेंडरी लेवल पर नई स्कीम लाई गई। तो नई स्कीम लाने से सभी टीचर्स को नौकरी से जाने के लिए कहा गया। हमारे गुजरात का सौभाग्य था, हमारे एक जस्टिस का बहुत ही हिम्मत थी, उन्होंने स्टे दिया और सरकार को बोला कि कुछ भी हो, इन टीचर को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ये पूरे देश में पहली जजमेंट थी जो टीचर्स ने केस फाइल किया था, उसके कारण हर एक टीचर को प्रोटेक्शन मिला है। यहाँ लगभग 35,000 पर मंथ का सैलरी मिल रहा है और ये स्कीम चालू रहेगी, आवश्यक है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर जा चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्वीकार किया है कि ऐसे टीचर को चालू रहना चाहिए। मैं फिर से इसको समअप करना चाहूंगा हमारे लीडर्स के लिए। जहां तक बच्चों के आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, एडमिशन का सवाल है, ये बहुत ही कामयाब योजना थी और अभी भी है। लेकिन जहां तक क्वालिटी का सवाल है उसमें थोड़े प्रश्न चिन्ह हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि यदि हमारा बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, उसमें 80% बच्चे ऐसे हैं कि जो एक बार यदि ब्रेल आ जाता है, मोबिलिटी आ जाती है, तो अपने आप कोप अप कर सकते हैं। और थोड़े बच्चे ऐसे जिनको रेगुलर सपोर्ट चाहिए, ऐसे बच्चे की जो इनिशियल सपोर्ट के बाद अपने आप कोप अप कर सकते हैं, उनके लिए मैं मानता हूं ये स्कीम एक वरदान रूप थी। यही कारण है कि आज गुजरात में से हमारे नेत्रहीन व्यक्ति बैंक की जॉब में जा रहे हैं, फिजियोथेरापी में आ रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं। और इसका काफी श्रेय हमारी जो संकलित शिक्षण योजना, जिसका नाम पहले था अभी सम्मिलित शिक्षण योजना, उसको जाता है। कि उस योजना ने एक बहुत बड़ा काम किया कि बच्चों को आइडेंटिफाई कर पेरेंट्स को कन्विंस किया कि इस बच्चे को स्कूल में जाने की आवश्यकता है, और स्कूल को कन्विंस किया कि इस बच्चे को स्कूल में प्रवेश देने की आवश्यकता है। जब स्कूल और पेरेंट्स ने मिलकर बच्चे को अवसर दिया, तो एटलीस्ट बच्चा एक अपने घर के वातावरण से निकलकर स्कूल में गया और उसकी शिक्षा की शुरुआत हुई। जी हाँ लिसनर्स, आप सुन रहे हैं बदलता दौर डायरेक्ट टॉक विद दानिश। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज हमारी बात हो रही है बीपीए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भूषण पुनानी जी से, और बातचीत का सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक और लौट के आते हैं।
विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांग जनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम्य भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। रेडियो उड़ान पर मैं आरजे निशा लेकर आ रही हूँ एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। क्या आप रूबरू होना चाहते हैं फिल्म जगत की लेटेस्ट खबरों से? जानना चाहते हैं किसका हो रहा है ब्रेकअप या फिर किसने किसको किया है टेकअप? कौन सी मूवी है इस हफ्ते की ब्लॉकबस्टर या किसकी जेब को लग रहा है चूना? इन सभी खबरों के लिए बी विद मी एवरी सैटरडे 7 to 8 PM and re-webcast every Sunday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life. सर, दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका पेट मिशन जिसका आप लगातार बताते हैं लोगों को, फिजियोथेरेपी। पहले दो क्वेश्चन है। एक, बीपीए के स्टूडेंट्स ने मुझे अपना नाम तो उन्होंने गोपनीय रखने को कहा है, आपके खुद के स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने कहा, पहले मैं लिसनर्स को ये बता दूं कि बीपीए बहुत यूनिक प्रोजेक्ट चला रही है, जैसे डिसेबल लोगों को सिलाई कढ़ाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर के कोर्स करवाना, मसाज, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो कन्वेंशनल वर्क है वहां भी काफी बड़े स्केल पर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अब सर, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जब भूषण सर अपने लेक्चर्स करते हैं तो वो बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है कि जैसे फिजियोथेरेपी की बात होती है तो जो एनुअली लोग पास करते हैं 15 से 20 लोग करते हैं, जब उनमें से जो सेटल्ड होते हैं वो होते हैं 2 से 3 लोग, यानी सिर्फ 20%। तो क्या उनके लिए उनका ये भी कहना है कि आप गवर्नमेंट जॉब्स को ज्यादा फेवर नहीं करते हैं, तो आपको लगता है कि प्राइवेट में उतनी इनकम हो जाती है जब उन्हें उतने पैसे मिलते हैं जीवन निर्वाह करने के लिए? एक्चुअली ये सवाल भी जिसने भी पूछा है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये बर्निंग इश्यू है। शायद इस बर्निंग इश्यू को शायद वो ठीक से समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक पैरामेडिक कोर्स है और हमारे देश में यदि आप नौकरी का सिलसिला देखें तो मेडिकल और पैरामेडिक्स में ज्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, अपना कार्य शुरू करते हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जॉब्स के चांसेस बहुत कम होते हैं लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चांसेस ज्यादा होते हैं। और हमारा जो कोर्स है अनफॉर्चुनेटली केवल पहले सर्टिफिकेट कोर्स था और अभी डिप्लोमा कोर्स है, जबकि गवर्नमेंट जॉब के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट फिजियोथेरेपी की एक फिजियोथेरेपी ग्रेजुएशन है। उससे कम रिक्वायरमेंट का अपने देश में जॉब का प्रावधान नहीं है। सालों पहले गुजरात सरकार ने एक नई जॉब निकाली थी मैश्योर, और मैश्योर की जॉब पर असिस्टेंट फिजियोथेरेपी जो सर्टिफिकेट कोर्स वाले जो हमारे वहां कोर्स करते थे, नवरंगपुर में कोर्स करते थे, उनको लिया जाता था। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बाद में और सभी भारत सरकार, गुजरात सरकार ने इस पोस्ट को खत्म कर दिया। अभी मैश्योर का पोस्ट हॉस्पिटल्स में नहीं है, क्योंकि फिजियोथेरेपी और मसाज दो अलग चीजें हैं और ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था कि हम लोग फिजियोथेरेपी देते हैं तो उसको मसाज के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसलिए मैश्योर की पोस्ट खत्म होने से गवर्नमेंट की जॉब ऑलमोस्ट ड्राई हो गई और गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलती है। और यदि गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो इस कोर्स को एज ए ग्रेजुएट कोर्स लेके जाना पड़ेगा। काफी सालों के संघर्ष के बाद हम लोग डिप्लोमा तक पहुंच सके हैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में, और चेष्टा चल रही है कि इसको ग्रेजुएट कोर्स में लाया जाए। लेकिन ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए फिजियोथेरेपी काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी मान्यता आवश्यक है। और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारे जो साइटेड फिजियोथेरेपिस्ट है वो लगभग मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि ब्लाइंड फिजियोथेरेपिस्ट को एट पार एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं मेरे रीडर को बताना चाहूंगा, शायद वो
तब उनका जन्म नहीं हुआ होगा। 1983 में जब ये कोर्स शुरू किया गया अहमदाबाद में और स्ट्राइक हुई बड़ौदा में, क्योंकि गुजरात में केवल एक ही स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी था साइटेड के लिए बड़ौदा में, तो पूरा स्कूल स्ट्राइक पर चला गया इसलिए कि ये ब्लाइंड के लिए कोर्स शुरू क्यों किया गया है। उस समय के मंत्री थे हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर जाडेजा, प्रवीण सिंह जाडेजा, उन्होंने हमको मदद की, मिस्टर जाडेजा उन्होंने मदद की तो हमारा कोर्स आगे चला। क्योंकि अभी हमारे एक करेक्शन करना चाहूंगा, ये कहना कि केवल 2-3 लोग ही सेटल होते हैं, शायद उनकी सेटलमेंट की परिभाषा जॉब की है, लेकिन हमारे काफी विद्यार्थी आज अपनी प्रैक्टिस कर उन्होंने नाम कमाया है। आज ऐसे लगभग 380 विद्यार्थी हैं कि जो लाइफ में वेल सेटल्ड है। यदि एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर छोटी जगह में जाकर, आज मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जितेंद्र देसाई आज वलसाड़ में है, अब उसकी क्लिनिक फिजियो रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स में चलती है। वो एक देश के लिए उदाहरण है कि ब्लाइंड व्यक्ति भी एक ऐसी क्लिनिक चला सकता है कि जो बहुत नामचीन है। आज हमारे काफी विद्यार्थी है, पूरे देश में उन्होंने अपनी फिजियोथेरेपी क्लिनिक शुरू किया हुआ है। ये कहना कि अपनी क्लिनिक शुरू करना सेटलमेंट नहीं है, शायद जिस व्यक्ति ने उनका कहना कि सारे लोग अपने क्लिनिक नहीं खोल पाते, नहीं, उसके लिए भी मदद दी जाती है, उसके लिए भी NHFBC भी लोन देने को तैयार है। देखिए भैया, इस जीवन में ब्लाइंड की बात नहीं है, सभी को संघर्ष तो करना पड़ेगा। आज आप MBBS डॉक्टर बन के निकलते हैं और आप ये बोलो कि नौकरी मिल जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन शुरुआत में कठिनाई होती है और एक बार आप सेटल हो जाते हैं और आप एक बार उस राइट पाथ पर चल निकलते हैं तो मनी इज नो इश्यू। आज हमारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो महीने में 20,000-25,000 रुपया भी कमाते हैं, जो बहुत ही नामचीन हैं, जो बहुत ही अच्छा करते हैं और काफी केवल हमारी संस्था के लिए नहीं लेकिन नेत्रहीन समाज के लिए वो एक नमूना रूप, एक आदर्श है। क्योंकि जब हमको संघर्ष तो करना पड़ेगा, भले वो विद्यार्थी कहते हो कि हम लोग उनको साथ नहीं देते, हम लोग इसके लिए पूरा कार्यशील है। आज 428 विद्यार्थी एक कोर्स कर चुके हैं और बड़ी संख्या में कामयाब हुए हैं। लेकिन हर एक कामयाबी के साथ किसी न किसी भी व्यक्ति का संघर्ष भी होता है, मेहनत भी होती है। जिन लोगों ने संघर्ष किया, मेहनत की, बहुत आगे बढ़ गए और जो केवल एक पेड़ की छाया के नीचे बैठकर एक अवसर आने का इंतजार करते रहे कि कब मुझे नौकरी मिलेगी, कब मैं आगे जाऊंगा, कौन मेरा हाथ पकड़ेगा, कैसे मैं करूंगा, तो मैं मानता हूं कि वो इस रेस में थोड़ा पीछे रह गया। आपके एक्स स्टाफ मेंबर्स कुछ थे जिन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं एक्चुअली आपकी प्रशंसा बहुत है, वो मैं बार बार नहीं कहना चाहता क्योंकि बहुत हमें मौका कम मिलता है जब हम आपसे तीखे सवाल पूछें और बहुत कम मीडिया में लोग पूछते हैं, इसीलिए मैं ज्यादा तीखे सवालों को, ताकि लोगों का जो डाउट है वो डिस्पेल हो सके। वेलकम सर। हाँ, तो भूषण सर, अगला सवाल है कि BPA के जो वर्कर हैं, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, जो कुछ है, उनको सैलरी बहुत कम दी जाती है, जिसके कारण आपको क्वालिटेटिव टीचर्स या इंस्ट्रक्टर्स नहीं मिलते। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, सेकंड पार्ट तो करेक्ट नहीं है कि नहीं मिलते हैं। देखिए, यहाँ 3 तरह का सैलरीज है। हमारे वहाँ क्या है कि ITI चलता है और ये सभी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात अलग अलग स्कीम में देती है। ये हमारा दुर्भाग्य है, पूरे देश का दुर्भाग्य है कि सरकार ने C और D कैटेगरी जॉब को आउटसोर्सिंग में कर दिया है और आउटसोर्सिंग के हिसाब से ही वो सैलरी देते हैं। संस्था का एक ही प्रयास रहा है कि जो सैलरी जितने लेवल पर जहां से मिलती है पूरी सैलरी स्टाफ को दी जाती है। और जब ये सरकार ने हमारे जो ये सब कंप्यूटर जॉब सभी है ये फिक्स सैलरी में चली गई है, क्योंकि ये ग्रांटेड एड की सैलरीज है और ये सैलरी सरकार खुद इसको आउटसोर्सिंग में देती है तो फिक्स सैलरी में देती है, वहां पर संस्था का नियंत्रण नहीं है। और जब हमको पोस्ट खाली होती है और पोस्ट नहीं मिलती है तो हम केवल इतना सैलरी दे सकते हैं जो सरकार से माने हैं, और लेकिन काफी बड़ा खर्च सरकार से पोस्ट नहीं मिलने के कारण संस्था खुद उठा रही है। लेकिन मैं हमारे रीडर से सहमत हूँ जिसने भी सवाल पूछा है कि सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सभी लोग जो अच्छा कर रहे हैं उनको हम लोग कॉर्पोरेट में बाहर नौकरियां दिलवाते हैं ताकि यहाँ का एक्सपीरियंस उनको काम लगे और इस एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको नौकरी मिले। और हम लोग भी सरकार के साथ, मैं तो चाहूंगा सरकार के कोई भी लोग इसको सुन रहे हैं तो सरकार को भी प्रॉपर सैलरी देना चाहिए। मान लो कि हमारे जो मंत्रालय है वो यदि मेरे को 4,500 सैलरी देता है तो मैं तो 4,500 देने लगभग 8,000 कर सकता हूँ, क्योंकि सरकार खुद बहुत कम ग्रांट दे रही है। इसके लिए सरकार को भी ये ग्रांट बढ़ाना पड़ेगा, उसको स्केल में अथवा प्रॉपर सैलरी में देना पड़ेगा।
और मैं सहमत हूं कि संस्था को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा ताकि स्टाफ को अच्छी सैलरी मिले, और उसमें मैं सहमत हूं कि संस्था को भी इस बारे में अग्रसर होना पड़ेगा। जी हाँ लिसनर्स, आप सुन रहे हैं बदलता दौर डायरेक्ट टॉक विद दानिश। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज हमारी बात हो रही है बीपीए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भूषण पुनानी जी से, और बातचीत का सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक और लौट के आते हैं। Nowadays, most of the social issues are turning anti-social. Because there is no clarity of news on a particular subject. Thousands of channels, thousands of reports. Whom to trust? Trust me, Bala Nagendran, who is going to do postmortem and will provide you an impartial analysis of an issue only on Radio Dawn on every Thursday to 9 p.m., which will be rebroadcast on every Friday 3 to 4 p.m. Postmortem enlightenment begins here. मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हमें मालूम है भूषण सर आपका बिजी स्केड्यूल है, इसलिए सिर्फ 5 मिनट और आपसे चाहूंगे। नहीं, तो काफी बातें आप क्लियर। मुझे सबसे बढ़िया इस इंटरव्यू में जो आपकी बात लग रही है कि आप किसी बात को डिनाई नहीं कर रही हैं, जो सच है आप बिल्कुल एज डायरेक्ट, मैंने जैसे शो में कहा था, आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। इसकी मुझे बहुत खुशी है और तमाम लिसनर्स इसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जो फैक्ट है आप ग्राउंड रियलिटी को सामने ला रहे हो, आप उसको छिपा नहीं रहे हैं। तो आपकी ये खासियत है इसमें। सर इसमें सिर्फ लास्ट के जो 2 सवाल हैं, एक है कि दिल्ली में रिसेंटली जब गवर्नमेंट आई उससे पहले एक 4 साल का डेली प्रोग्राम चला था, 4 साल की ग्रेजुएशन का। उसमें एक संभावना ने पिटीशन डाली, उसका मैं लिंक करता हूं कि मैं क्यों पूछ रहा हूं ये। उसमें संभावना ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्वेश्चन पूछा था, एक वहां पर था कि विजुअली इंपेयर्ड को मैथ और साइंस कंपल्सरी है बेसिक लेवल पे। तो संभावना ने पिटीशन डाली थी कि भैया बहुत सारी स्टेट में 10th तक मैथ साइंस नहीं है, तो बच्चे कैसे करेंगे ग्रेजुएशन, चाहे वो बेसिक हो चाहे कैसे। उसमें बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से अनेजा जी ने और SR मित्तल जी ने रिप्रेजेंट किया, तो केस डिसमिसल हो गया कि वो जो पिटीशन उनके संभावना के पक्ष में नहीं गई। उन्होंने कहा कि वहाँ इक्विपमेंट है, लेकिन काफी इसमें बाद में भाजपा गवर्नमेंट आई और उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। काफी लोगों को इसका नुकसान होना था, ऐसा एक्सपेक्ट लोग कह रहे थे, ज्यादातर लोग। तो ऐसी सिचुएशन, मेरा सवाल अब ये है कि गुजरात में भी मैथ साइंस 10th तक कंपल्सरी नहीं है, मैथ स्पेशली। नहीं, तो आपको लगता है कि बहुत अभी हमारा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना कि हम कंपल्सरी कर दे, उसका भी नुकसान हो सकता है, जहां हमें शुरुआत करनी चाहिए ताकि कंपेटिटिव एग्जाम या फिर आगे अगर ऐसे कोई चैलेंजेस आते हैं 4 साल के कोर्स या कुछ भी, तो उसमें कुछ हेल्प मिले इन लोगों को। कैसे देखते हैं आप इसे? एक्चुअली ये सवाल बहुत ही अहम है। आज से 10-20 साल पहले समस्या थी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं था, हमारे पास साधन नहीं थे, ग्राफिक ब्रेल साधन नहीं थे। अभी फॉर्चुनेटली जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ब्रेल प्रोडक्शन, ब्रेल जो नई मशीन आ रही है, उसमें सुविधा है कि ग्राफ्स और मॉडल सब टेक्टाइल में बनाए जा सकते हैं। और हमारे भास्कर भाई जो हमारे क्षेत्र के जाने माने वर्कर हैं, उनसे भी मेरी, वो कमिश्नर थे हमारे गुजरात के, बिल्कुल काफी बार चर्चा हमने पिछले महीने उनकी इंटरव्यू की हमने। वेरी गुड। तो एक मित्र भी है, तो हमारी काफी बार चर्चा हुई है कि अब समय आ गया है कि हमें भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि संस्थाओं को भी अभिगम बदलना पड़ेगा कि हमारे नेत्रहीन विद्यार्थी भी मैथ और साइंस स्वीकार करें, क्योंकि साउथ इंडिया में ये बहुत सफल रहा है। पूरे तमिलनाडु में, केरला में काफी ब्लाइंड लोग साइंस लेते हैं, साइंस के बाद मैथ भी लेते हैं और काफी कामयाब हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ब्रेल डिस्प्ले
और नई टेक्नोलॉजी में सब संभव है। तो हमारा जो व्यक्तिगत हमारी संस्था का हम सभी का ओपिनियन है कि इसको स्वीकार करना चाहिए और मैथ और साइंस को लाना चाहिए। नंबर 2, ये भी मेरे रीडर्स बात स्वीकार करेंगे कि अभी संस्थाओं में 70% विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिनमें फंक्शनल विजन है और उनको यदि प्रॉपर सॉफ्टवेयर दिया जाता है कंप्यूटर का तो वो उसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा व्यू ये है कि ये जो एग्जम्पशन दी गई थी मैथ और साइंस की, उसको हमको स्वीकार ना करके सरकार को बोलना चाहिए कि यदि हम लेना चाहते हैं तो हमें परमिशन होनी चाहिए। वैसे आज की तारीख में लीगल तो वही है, आपको कोई लेने से मना नहीं करता है, आप ले सकते हैं। एग्जम्पशन इसलिए आप लेते नहीं है इसलिए, लेकिन एग्जम्पशन को डाइल्यूट करना पड़ेगा कि ओनली ऑन डिमांड मिलेगी। लेकिन यदि हमारे नेत्रहीन भी मैथ और साइंस में जुड़ेंगे उसके लिए संस्थाओं को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हम विद्यार्थियों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। सभी साइंस और मैथ मटेरियल को ब्रेल में डालना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि नेमेथ कोड है, उसके उपयोग से काफी मैथमेटिक्स को ब्रेल में आसानी से किया जा सकता है। और NIBS देहरादून नेमेथ कोड को भी इन्होंने अपग्रेड किया है और उसको काफी इस लेवल तक लेके आए हैं कि उसको मैथ को कन्वर्ट किया जा सके। और साइंस के लिए भी ब्रेल सिस्टम अवेलेबल है और उसके लिए मॉडल्स और थोड़ी शायद कहीं पर एग्जम्पशन की जरूरत पड़े कुछ कलर्स में, सब में। अभी तो नए जो इक्विपमेंट आ रहे हैं कलर आइडेंटिफिकेशन भी पॉसिबल है। थोड़ा इसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, संस्थाओं को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, विद्यार्थियों को संघर्ष भी करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि मैथ और साइंस को भी नेत्रहीनों के लिए उसके द्वार खोलने पड़ेंगे ताकि वो भी प्रवेश कर सके। ये बात सही है कि काफी कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे मान लो कि हमारे वहाँ गणेश एक विद्यार्थी है, सॉरी गणेश कनपटी, अब उसको BCom करना था, उसको MBA BBA करना था। अभी वहां पर कंडीशन है कि यदि उसके पास साइंस नहीं है, कॉमर्स नहीं है, तो वो नहीं कर सकता है। तो केवल इससे मैथ और साइंस नहीं होने कारण वो उससे वंचित रह गया और वो इतना कॉम्पिटेंट विद्यार्थी है कि वो सभी ये सब्जेक्ट कर सकता था, उसे अवसर दिया जाता, उसे इक्विपमेंट और मटेरियल दिया जाता। तो मैं इसकी फेवर में हूँ कि अब हम विद्यार्थियों को जैसे साउथ में किया गया, डॉक्टर मनी और उनकी टीम ने काफी सफलता प्राप्त की है, पूरे तमिलनाडु में इसको बहुत ही बखूबी लागू किया गया। और प्रश्न ये है कि यदि ये तमिलनाडु में हो सकता है तो गुजरात में क्यों नहीं, राजस्थान में क्यों नहीं, हरियाणा में, पंजाब में क्यों नहीं? हर जगह संभव है, बशर्ते की संस्थाएं आगे आए, उसके लिए मटेरियल दें, सॉफ्टवेयर दें, ये हो सकता है। बिल्कुल, इस पे हमने काफी काम किया, लेकिन संस्थाओं का मिला जुला इसमें है, कुछ इसके फेवर में है, कुछ इसके फेवर में नहीं है। तो उसमें कई मुद्दे आपस में ही लड़के रह जाते हैं। गवर्नमेंट को ज्यादा सहूलियत हो जाती है जब दो ऑर्गेनाइजेशन लड़ पड़ती हैं, तो खुद ही डाइल्यूट हो जाती है मुद्दे से। सर, लास्ट क्वेश्चन और लिसनर्स के लिए मैसेज आपसे चाहूंगा, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों का आप पे आरोप है कि आप गवर्नमेंट की जब आप पर प्रेशर आता है तो आप उस पर काम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट में आपकी बहुत चलती है, तो जो आपके फेवर में आपको लगता है कि गवर्नमेंट कहती है इसे नहीं करना, तो गवर्नमेंट के साथ आपकी सांठगांठ की जो बेसिकली सिंपल भाषा में बात है, उस पर आप क्या कहेंगे? और लिसनर्स के लिए मैसेज। एक्चुअली ये सवाल सुनकर मुझे दुख हो रहा है। एक्चुअली आई डोंट नो, शायद हमारा जो प्रोजेक्शन, क्योंकि आपको जान के ताज्जुब होगा कि BPA एडवोकेसी के लिए एक बहुत जानीती संस्था है। एक ही संस्था ऐसी है जिसमें फुल टाइम एडवोकेसी मैनेजर को रखा गया है। शायद बहुत कम संस्थाएं पूरे देश में है कि जिनके पास किन्नरी देसाई जैसा एक क्वालिफाइड महिला की जो USA में एडवोकेसी पे कोर्स करके आई है, ह्यूमन राइट्स पे कोर्स करके आई है। उनका काम ही केवल ये है कि वो एडवोकेसी करें। हम लोग, हमारा विडंबना ये है कि हम लोग सभी विकलांगता के लिए कार्य करते हैं। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि पूरे इंडिया में जो नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें कंसेशंस नहीं मिला है। अहमदाबाद एक ही शहर ऐसा है कि जहां पर BRTS जो बस रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसमें भी नेत्रहीन को फ्री ट्रैवल दिया गया है। और ये हमारा एक ही राज्य ऐसा है कि जहां पर हम लोग पेंशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एडमिशन के लिए, आज हमारा जो ये IEDSS का इंक्लूसिव एजुकेशन जो केस है, गुजरात पहला राज्य है कि जहां पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि टीचर की नौकरी चालू रहेगी, ये शिक्षा की प्रणाली चालू रहेगी। मैं कोट करना चाहूंगा पलक जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये पहला केस ऐसा था कि जिसमें विकलांग व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। इस जजमेंट के बाद, इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में भी कंफर्म किया गया
केरला पेरेंट्स एसोसिएशन केस में ये जजमेंट आप नोट कर लीजिए, 2 दिसंबर 2001 को आया था, विश्व विकलांग दिन के पूर्व संध्या पर। हमारा एक ही राज्य ऐसा है कि जहां ब्लाइंड व्यक्ति हर साल दूरदर्शन पर 4 जनवरी को न्यूज पढ़ता है। हमारा एक ही राज्य ऐसा है कि जहां पर सम्मिलित विकास के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है, ट्रेड यूनियन ने नौकरी में मदद की है। और हमारा पूरा जो एडवोकेसी डिवीजन है, हम यहाँ सेक्शन 47, सेक्शन 33, 32, 25 के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और जितना ग्रांट IEDSS, सर्व शिक्षा अभियान, आपको जान के ताज्जुब होगा, गुजरात बहुत कम राज्यों में से एक है जहां पर सर्व शिक्षा में ब्रेल बुक्स दिया गया है, ब्रेल किट दिया गया है, लो विजन किट दिया गया है, उनका असेसमेंट किया गया है, IEP बनाया गया है। ये सभी सरकार के अगेंस्ट जाकर एडवोकेसी करके मिले हैं। और लेकिन एक बात है कि जो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम लोग प्रो गवर्नमेंट संस्था है, उसके मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। कोई भी संस्था कितनी भी महान हो जाए, कितनी भी बड़ी हो जाए, वो 3 कार्य नहीं कर सकती है। वो कोई कानून नहीं बना सकती है, वो कोई पॉलिसी नहीं बना सकती है, वो कोई लार्ज स्केल पर कार्यक्रम अमल में नहीं ला सकती है। यदि आपको सही कानून बनाना है, सही तरह की प्रभावित पॉलिसीज बनाना है, इसको सम्मिलित विकास में जाना है और बहुत लार्ज स्केल पर प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं, तो सरकार की नीतियों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, सरकार की विचारधारा को बदलना पड़ेगा और सरकार के साथ रहकर एक अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में जाकर उस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा, सरकार के नीति नियम को बदलना पड़ेगा। इसलिए BPA हमेशा ये उत्सुक रहता है कि हम लोग सरकार की नीतियों को बदलें, सरकार के कानून को बदलें, सरकार की विचारधारा को बदलें। क्या BPA जो नई टर्मिनोलॉजी आई है दिव्यांग, उसके फेवर में है? BPA की शुरुआत तो CBR की शुरुआत BPA ने ही की थी। नहीं, दिव्यांग शब्द जो नई टर्मिनोलॉजी है, डिसेबल के जगह दिव्यांग शब्द को यूज करना। हाँ, एक्चुअली उसमें मिक्स रिएक्शन है, क्योंकि हमारे काफी लोग इस टर्म को पसंद नहीं भी करते हैं, किसको स्पिरिचुअल को लाया जाता है। लेकिन देखा जाए तो आप किस नाम से बुलाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी सोच क्या है। आप उनको यदि आप दिव्यांग बुलाते हैं कि विकलांग बुलाते हैं कि पर्सन विद डिसेबल बुलाते हैं, व्यक्ति का फिजिकल स्टेटस तो चेंज नहीं होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि बुलाने के बाद आप उसको अधिकार क्या देते हैं, आप उसके लिए अवसर क्या देते हैं, आप उसके लिए मदद क्या करते हैं। यदि आपने टोटली ब्लाइंड को जॉब देने के लिए मना कर दिया और उनको दिव्यांग बुलाया तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा कि आप यू कॉल बाय एनी नेम बट गिव देम द राइट्स, गिव देम द अपॉर्चुनिटीज। उनको आप शिक्षा दीजिए, तालीम दीजिए, उनको अधिकार दीजिए। इन नाम की बहस में पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग उनको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, उनके क्या अधिकार हैं, किस अधिकारों से वंचित हैं, क्यों उनको समाज में स्थान नहीं मिलता है, उस पर ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है। लेकिन हमारे वहां मिक्स रिएक्शन है। जी भूषण सर, जाते जाते लिसनर्स का मैसेज है, आई इंडीड thoroughly enjoyed this interview, the way you have spoke your heart out, and I think the listeners would love. आपके पहले भी लेक्चर्स हम रेडियो पे चला चुके हैं और लोगों को काफी उसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी जो हैदराबाद की कॉन्फ्रेंस हमने कवर की थी। अब जाते जाते लिसनर्स का मैसेज दीजिए। आई रियली एंजॉय, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी कॉन्फ्रेंस को आप कवर करिए। रिकॉर्डिंग तो मैं आपको भेजूंगा, यदि आप कुछ व्यवस्था करें तो मैं आपको लाइव भी अरेंज करके दे सकता हूँ। जी, लिसनर्स के लिए क्या मैसेज देंगे सर? ओके, मैं मैसेज देना चाहूंगा कि लिसनर को, खासकर हमारे जो नेत्रहीन विकलांग लिसनर हैं, उनको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा और उनके अधिकार, उनके अवसर क्या है, उनके लिए जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी और वो क्यों वंचित रह जाते हैं उसकी थोड़ी खोज करनी पड़ेगी। उनको सामूहिक रूप से जाकर अपने अधिकारों को मांगना पड़ेगा और अपने अधिकारों का सही उपयोग करके और आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक खास मैं मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे जो नेत्रहीन विकलांग जो जीवन में कामयाब हुए हैं, वो अपनी कामयाबी का कुछ हिस्सा दूसरे विकलांग व्यक्तियों के साथ भी शेयर करें, उनको भी मार्गदर्शन मिले, उनको उनके मेंटर, उनके मार्गदर्शक, उनके भीष्म पितामह बनना चाहिए। यदि एक विकलांग व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ेगा तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला बन सकती है, एक बहुत बड़ी क्यू बन सकती है। यदि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो शायद हम जितना हासिल कर पाए हैं उससे भी ज्यादा हासिल कर पाएंगे। यदि ये एक सम्मान की भावना, साथ काम करने की भावना, अपने अधिकारों को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय और उन अधिकारों को प्राप्त करके
अपने उन अधिकारों का सदुपयोग करने का जो चेष्टा है ये करेंगे तो शायद हम जितना काम कर सके उससे भी ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे हमारे साथ भूषण पुन्नानी जी जो कि बीपीए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आज तमाम बातों का खुले दिल से इन्होंने स्वागत करते हुए तमाम जो क्वेरीज थी उसको सॉर्ट आउट किया। और बने रहिए रेडियो, इस शो को आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, आपको सर्च करना रेडियो उड़ान बदलता दौर डायरेक्ट टॉक विद मिस्टर भूषण पुन्नानी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मैं अगले सप्ताह मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ, कुछ और सवालों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।